नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं झारखंड पॉलिटी मास्टर वीडियो के साथ। तो इस वीडियो की खासियत क्या होगी कि यहां जो लिखे हुए हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ये लिखने वाला ही यानी मैं पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो आपको मुझे ध्यान से सुनना है, केवल आपको सुनना है, लिखना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना नहीं है, केवल सुनना है। और जितनी देर में का ये वीडियो होगा उतना देर आपको एकाग्रचित होकर इस वीडियो को सुनना है। इसके बाद झारखंड पॉलिटी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपके प्रश्न छूटेंगे। ये जो वीडियो होगा वो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें गागर में सागर भरने का काम किया गया है, यानी आप मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम बेनिफिट लीजिएगा। ठीक है, समय आप भले ही 1 घंटे 1.5 घंटे लगाइएगा यहां, लेकिन इससे ज्यादा बेनिफिट आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ झारखंड की तैयारी कर रहे जो भी छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो एक ग्रुप डी से लेके अधिकारी तक के जो वर्ग आते हैं, उस एग्जाम की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें काफी ये मददगार साबित होगा। तो इसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और केवल सुनना है। इसको सुनना है। और इसमें मैं यहां पे बता देता हूं कि ये एक्चुअली इसमें मैंने रखा क्या है। बोर्ड पे तो दिखेगा नहीं, वैसे मैं बता देता हूं कि यहां रखा क्या गया है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसा होता है कि छात्र छात्रा जब एग्जाम देने जाते हैं उसके 10 दिन पहले या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले उनको रिवीजन के लिए चाहिए होता है। तो इसको यूं समझ लीजिए कि पॉलिटी का एक वीडियो में पूरा आपका रिवीजन हो गया, और रिवीजन के साथ साथ संबंधित जो चीजें हैं जैसे आर्टिकल्स हैं और भी कुछ डाटा हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या किया गया है कि देखिए, शुरू से लेकर मतलब जो झारखंड बना उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी हमारे जो सरकार के 3 अंग हैं, उसके साथ ही साथ सरकार के 3 अंग के साथ ही साथ इसमें फिर जो भी चीजें हैं, जो भी जैसे प्रमुख जो पद हैं, जैसे महाधिवक्ता हो गया है ना, और आपके लोकायुक्त हो गए, इनके बारे में भी बताया गया है। जेपीएससी की संरचना क्या है उसके बारे में बताया गया है। उसके साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था, अगर हम इसको यूं बोलें, झारखंड में स्थानीय स्वशासन, जिसके 2 पार्ट, नगर पालिकाएं शहरों के लिए और पंचायती राज जो है वो गांव के लिए। तो ये सारे चीज साथ ही साथ यहां पे आपको देखने को मिलेगा, राजकीय प्रतीक वगैरह, है ना। तो ये सारा एक ही वीडियो में, साथ ही साथ इसमें आपके जो वर्तमान में जो भी मंत्री हैं उनके बारे में भी डिटेलिंग की गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये झारखंड पॉलिटी का मास्टर वीडियो। सबसे पहले झारखंड एक बिहार में सम्मिलित भूभाग था, जिसे काटकर कब अलग किया गया देखिएगा। भारत का 28वां राज्य झारखंड बनता है। भारत का 28वां राज्य झारखंड बनता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और ये झारखंड जो है भारत संघ का एक राज्य है। अब कहिएगा भारत एक संघ है, भारत का एक संघ है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, मतलब राज्य मिला के एक संघ बनता है, यूनियन बनता है, उसी को हम भारत के नाम से जानते हैं। इसमें अगर 5 राज्य या 4 राज्य या 2 राज्य हटा दे तो वो भारत नहीं हुआ, कंप्लीटली उसको भारत बोलते हैं। ठीक है, और भारत में आप सभी जानते हैं कि यहां पे संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई? ब्रिटेन, जहां से अंग्रेज आए थे, यहां रूल किए थे। तो यहां 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आर्टिकल 3 के तहत, अब भाई जब बिहार में थे ना, तो उसको अलग करने के लिए कोई ना कोई तो आर्टिकल होगा। तो आर्टिकल 3 के तहत बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को बिहार विधानसभा में लाया जाता है। उसके बाद पहले तो हुआ कि विरोध बहुत सारे हुए, इसके बहुत सारे विरोध हुए। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय वो नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग हो, लेकिन जब राबड़ी देवी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आई तो कांग्रेस का इतना ज्यादा प्रेशर था कि राबड़ी देवी को मजबूरन इसको अलग करना पड़ा। तो आर्टिकल 3 के तहत किसी भी नए राज्य का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आप बोलेंगे आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा ने 2 अगस्त 2000 को, ये डेट आपको याद कर लेने हैं, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने, और वहीं राज्यसभा ने 11 अगस्त 2000 को अपनी मंजूरी देती है। मतलब कहने का मतलब कि वहां बहुमत सिद्ध करती है, बहुमत पास करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कोई भी नियम कानून जब बनता है तो देखिए संसद बनाती है देश में, उसी तरह राज्य में विधानमंडल बनाएगी। तो संसद के 3 पार्ट, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा,
तीनों की सहमति जरूरी है। तो ये तो दो तो दे दिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा 2 अगस्त और राज्यसभा 11 अगस्त। उसके बाद राष्ट्रपति उस समय कौन थे? के.आर. नारायणन। कौन थे? के.आर. नारायणन। उन्होंने 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस पर, किस पर? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर मंजूरी दी। उसके साथ ही ये बनने के लिए वैसे देखा जाए तो 1 नवंबर को ही लगभग बन चुका था, लेकिन धरती आबा, विश्व पिता के अवतार कहे जाने वाले और झारखंड के जननायक कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को याद करते हुए 15 नवंबर का डेट चुना गया। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बनता है भारत का। इतनी बातें तो आपको याद हो गई होगी। 46% भूभाग के साथ ये झारखंड अलग हुआ। और अगर देखें हम 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है आपका भारत का एरिया। उस एरिया का लगभग 2.42% है झारखंड के पास। कितना है? झारखंड के पास। यानी 40% जो भूभाग हम दिखा रहे हैं, बिहार से लेकर 46%, बिहार का जितना है उसमें 46% झारखंड के पास है। तो झारखंड का ये एरिया जो है वो कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अभी फॉरेस्ट जो ये हुए हैं ना 2019 वाले, तो फॉरेस्ट वाले रिपोर्ट आए, उसमें बताया गया है 2 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, 79,716 वर्ग किलोमीटर। तो ये बना। रैंक कैवा है? अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड का रैंक है 15वां। झारखंड का पूरे देश में रैंक कौन सा है? 15वां। अगर पूछे वन रैंक कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। 31 अक्टूबर 2019 के अकॉर्डिंग ये है रैंक 15वां, ये याद कर लीजिएगा। जनसंख्या 2.72। जनसंख्या झारखंड की कितनी है? तो भारत का जितना जनसंख्या है 3 करोड़, 125 करोड़ है ना, 125 करोड़ का लगभग ये 2.72% है। झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर जनसंख्या में रैंक पूछा जाए तो 14वां। ठीक, चलिए बिहार के कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 1,74,038। ठीक है, 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। इसमें से हम 40% निकाल लिए। आकृति झारखंड की चतुर्भुजाकार है। जैसे भारत की आकृति चतुर्भुजाकार है, वैसे झारखंड की भी आकृति चतुर्भुजाकार है। अब हम यहां पे देखते हैं, जब ये बन चुका था, झारखंड का गठन हो गया, तब यहां चलाने के लिए यानी 3,29,88,134, हालांकि ये 2011 का जनगणना है, जनसंख्या है, इसके पहले ही जब गठन हुआ था, तो उस समय चलाने के लिए एक सरकार चाहिए होता है। हर राज्य या हर देश को चलाने के लिए एक सरकार चाहिए होता है। और सरकार के होते हैं 3 अंग। कौन कौन होते हैं? देख लीजिएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आते हैं विधायिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब एक एक का काम भी हम समझेंगे। विधायिका को बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। विधायिका यहां एक सदनीय है। झारखंड में आप सभी को पता है केवल विधानसभा, विधान परिषद तो है नहीं। तो इसको जो एक सदन होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? एक सदनीय विधायिका को हम बोलते हैं यूनिकैमरल। क्या बोलते हैं? यूनिकैमरल। ये भी आपको याद रखने हैं। विधानसभा यहां है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा को। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है अस्थाई कार्यपालिका और एक होता है अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका में वे लोग आते हैं, नहीं बोलते हैं कि अखिल भारतीय, तो उसके तहत जो आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के तहत, वो आपके होंगे। हालांकि वो तो जैसे एसपी आए या फिर और भी पदाधिकारी आए, डीसी आए, कहां आते हैं? राज्य में, जिला में ही नौकरी करते हैं ना। तो जो राज्य स्तरीय जो भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, वो सब किस में आएंगे? अस्थाई कार्यपालिका में। अब विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम होता है बने हुए कानून को लागू कराना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना और दंड देना। दोनों काम इनका होता है, याद रखिएगा। तो कार्यपालिका में हमने बताया आपको 2 प्रकार के। एक तो हुआ अस्थाई कार्यपालिका, जिसमें होगा विधायिका द्वारा और जनता द्वारा ये इलेक्ट होंगे, है ना। विधायिका द्वारा, जनता द्वारा इलेक्ट होंगे। अब जिसमें अस्थाई कार्यपालिका जो होंगे, उसमें कौन कौन आएंगे? तो गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, मंत्री परिषद हो गए। देखिए, अब गवर्नर को हम तो इलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन विधायिका हमारी इलेक्ट करती है ना। चलिए, ये पूरा डिटेल आगे करेंगे हम चर्चा। और अस्थाई मंत्री परिषद जो है उसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, और इसी को बोलते हैं हम अधिकारी तंत्र। क्या है? आप जब नौकरी करिएगा ना, तो क्या है? सरकार के आप एक तरह से नौकर हैं, है ना।
चलिए खैर, इसको बुरा वे में मत लीजिएगा, है ना। न्यायपालिका यहाँ पे यूनिटरी यानी एकात्मक है, मतलब न्यायपालिका का एकदम संरचना बिल्कुल डिफरेंट है और इसके बहुत सारे पावर दिए गए हैं। ये हमारा जो न्यायपालिका है वो है हाईकोर्ट जो है, मतलब जो हाईकोर्ट वर्तमान टाइम में देश में 25 है ना। हमारा कहाँ है, रांची में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बना था। अब एक एक करके समझेंगे, पूरा डिटेलिंग करेंगे। जैसे विधानसभा, अब आते हैं विधायिका में। विधायिका मतलब कानून बनाने वाले, तो उसमें आएंगे विधानसभा आएंगे। विधानसभा में कितने मेंबर हैं टोटल यहाँ पे झारखंड में, 82, जिसमें 81 निर्वाचित हैं, ठीक है। संरचना आप सबसे पहले देखेंगे विधानसभा का संरचना कैसे होता है, तो आर्टिकल 170 के तहत इसकी संरचना के बारे में बताई गई है। अधिकतम सदस्य होंगे 500, लेकिन न्यूनतम का वर्णन है 60, और झारखंड में कितना है, 82, याद रखिएगा। झारखंड में 81 + 1 यानी 82 है, ठीक। हालांकि एक एंग्लो इंडियन को अभी मतलब नहीं रखा गया है, अभी जो संशोधन हुए उसमें हटा दिया गया। चलिए, गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। स्थित ये कहां है, तो रांची HEC टाउनशिप की रशियन हॉस्टल परिसर में। कहां है, तो आप सीधे बोलिएगा रांची में, लेकिन अगर पूछा जाए कि रांची में कहां है तो बोलिएगा HEC टाउनशिप के रशियन हॉस्टल परिसर के लेनिन भवन में है, ठीक है। लेकिन न्यू विधानसभा भी बनाया गया है जो 2019 में मोदी जी ने उद्घाटन जिसका किया था, तो ये धुरवा रांची में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था 12 सितंबर 2019 को। और ये देश का पहला पेपरलेस विधानसभा भवन बनाया गया है। देश का पहला पेपरलेस विधानसभा भवन कौन सा है, तो आपको बोलना है रांची विधानसभा, ठीक है। कहां है, तो धुरवा रांची में। सीट यहां पे जब 82 दिखा रहे थे आपको, तो वहां पे अब बंटवारा कर लेते हैं किसके लिए कितना। सामान्य वर्ग के लिए 44 सीट है ना। अब आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा एसटी यहां निवास करते हैं एससी की अपेक्षा, तो एसटी का सीट ज्यादा होगा, एससी का कम होगा। तो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का सीट है 28 और अनुसूचित जाति यानी एससी का सीट है 9। एक है एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल इनका मनोनयन करते हैं। मनोनयन का मतलब होता है मन से चयन कर लेना, ठीक है। आर्टिकल 332 कहता है कि गुमला और लोहरदगा ये दो ऐसे हैं जहां पे सारे सीट एसटी के लिए रिजर्व है। मतलब यहां पे जो विधानसभा के लोग उठेंगे, जनरल और एससी तो बन ही नहीं सकते। यहां जितने भी होंगे, जो भी होंगे, केवल एसटी का ही सीट है। जैसे मैं बात करूं पलामू की, तो पलामू लोकसभा जब इलेक्शन होगा ना, तो ये एससी सीट रिजर्व है। मतलब पलामू लोकसभा से जो भी लोग जाएंगे केवल एससी के जाएंगे। उसी तरह गुमला और लोहरदगा आर्टिकल 332 के तहत जो सीट है, सभी सीट विधानसभा का, वो एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें इसको चलाने के लिए, मतलब विधानसभा 82 लोग हैं भाई, भवन दे दिया गया आपको। चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स में मुख्य रूप से याद रखिएगा 3, एक तो होते हैं प्रोटेम स्पीकर, एक होते हैं स्पीकर और एक होते हैं डिप्टी स्पीकर, ठीक है। यानी जो मैं प्रोटेम स्पीकर बताया वो होते हैं अस्थायी अध्यक्ष, और स्पीकर का मतलब अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर का मतलब उपाध्यक्ष। अब यहां पे देखिएगा, अधिकारी आर्टिकल 178 के तहत यानी दो होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाँ ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो 178 में अब हम देखेंगे कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इंदर सिंह नामधारी। पहले अध्यक्ष कौन थे, इंदर सिंह नामधारी, और सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के बन चुके हैं। अभी वर्तमान टाइम में 7 जनवरी 2020 से यहां अध्यक्ष कौन है विधानसभा का, तो श्री रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। अब उपाध्यक्ष की बात कर लें, पहले उपाध्यक्ष कौन थे यहां पे झारखंड विधानसभा में, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो बागुन सुमरई। अभी पद रिक्त है। अब यहां दोनों का बताते हैं, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है। जैसे ही विधानसभा का चुनाव होगा, है ना, विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र से जीत के रांची चले जाएंगे, तो उसमें से राज्यपाल एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है ना, एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर देगा, बोलेगा कि आप प्रोटेम स्पीकर हैं। वैसे सभा में जो वरिष्ठ लोग होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, एक व्यक्ति को। उनका काम 2 ही होता है, मात्र 2 ही काम। पहला तो ये कि जितने भी 81 लोग आए हैं उनको शपथ दिलाना, शपथ दिलाते हैं कि चलिए भाई अब जिस जिस क्षेत्र से आए शपथ लीजिए कि अच्छे से काम कीजिएगा, कर्तव्यों का निर्वहन कीजिएगा। दूसरा काम होता है उनका इन्हीं 81 में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का। याद रखिएगा कि जो विधानसभा चलती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, आमतौर पर जो अध्यक्ष होते हैं उसी पार्टी के होते हैं। मैं बोल रहा हूं आमतौर पर, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जिस पार्टी के होंगे उसी पार्टी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को
और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। कार्यकाल कितना होगा इन सबका? तो 5 साल। विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। ठीक है, चलिए अध्यक्ष जो होते हैं यानी विधानसभा जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे विधानमंडल की कुल समितियों का पदेन सभापति। अब एक वर्ड आया विधानमंडल। विधानमंडल होता क्या है? देखिए, देश में होता है संसद यानी कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कह लीजिए आप, ठीक। उसी तरह राज्य में कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था होती है वो होती है विधानमंडल। तो संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक, हटा दीजिए। विधानमंडल का मतलब 2 तरह से स्ट्रक्चर चलता है स्टेट में, ठीक। जो 6 राज्य हैं वो वहां पे विधान परिषद है। विधान परिषद मतलब समझ लीजिए राज्यसभा के बराबर, ठीक। लेकिन बाकी जो राज्य हैं वहां पे विधानसभा ही है, यानी यहां विधानमंडल के 2 पार्ट या 3 पार्ट, 2 तरह से। अब देखिए 3 पार्ट 2 पार्ट, 2 पार्ट में तो एक होगा राज्यपाल और एक होगा विधानसभा जो कि झारखंड में है। यहां तो विधान परिषद नहीं है, लेकिन बिहार की बात करें, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। समझ में आया? तो यही है विधानमंडल। संसद बराबर विधानमंडल। संसद देश का होता है तो विधानमंडल राज्यों का। अब आइए यहां पे आर्टिकल 352 जब प्रभावी होगा तो विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है एक बार में, ठीक है। जब आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रपति देखेगा कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह किसी भी भारत के क्षेत्र में हुआ या पूरे भारत में या भारत के किसी एक पार्ट में, तो वह पूरे देश या एक पार्ट में जहां उसको लगे वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा। और ऐसी स्थिति में इलेक्शन तो होगा नहीं, तो विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। आर्टिकल 172 कहता है। अब एक चीज और याद कर लीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर प्रथम जो थे झारखंड के वो थे विशेश्वर खान। कौन थे? विशेश्वर खान, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं योग्यता। इनको बनने के लिए क्या चाहिए? तो योग्यता का वर्णन है आर्टिकल 173 में। अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों के योग्यताएं बताई गई। पहला योग्यता होगा भारत का नागरिक हो, दूसरा न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो, और तीसरा पागल ना हो। पागल को बना दीजिएगा तो पता चला कि राज्य को मतलब लपेट लिया है ना। उस राज्य विधानसभा के पंजीकृत मतदाता हो, उस राज्य विधानसभा में रजिस्टर्ड मतदाता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ नहीं होता, त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं, ये मैं बता चुका हूं। दोनों को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष मनमर्जी कर रहे हैं, गड़बड़ियां कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो 14 दिन पहले उनको सूचना दीजिए और अविश्वास प्रस्ताव उस सदन में लाया जाता है। जैसे विधानसभा है तो विधानसभा लाएगी और फिर उनको हटा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 189 का खंड 3 कहता है, ठीक है, गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे कोई क्लास के बैच में 100 बच्चे पढ़ते हैं और किसी दिन हल्की बारिश हुई और 1 या 2 बच्चा है, तो मैं क्या करूंगा? बोलूंगा कुछ थोड़ा बहुत बता के बोलूंगा जाओ छुट्टी है। कोरम का मतलब कि मुझे ये कम से कम 10 स्टूडेंट आए या 15 स्टूडेंट है ना, कम से कम 10 स्टूडेंट आए तभी तो पढ़ाएंगे। तो उसी तरह कोरम होता है, मतलब उतने के बिना काम आपका नहीं चलने वाला है। गणपूर्ति या कोरम एक ही चीज है, 1/10 या कम से कम 10 सदस्य। अब 82 का 1/10 कितना होगा? 8.2 होगा, है ना। लेकिन यहां पे कम से कम 10 चाहिए। अगर 1/10 में 10 से ऊपर आया तो ठीक बात है, नहीं तो फिर 10 चाहिए। अगर कोई भी विधानसभा का सदस्य लगातार 60 दिन अनुपस्थित है, अध्यक्ष या मतलब अध्यक्ष से पूछे बिना, तो समझिए कि उसको सदन की सदस्यता से हाथ धोनी पड़ सकती है, ठीक। तो 60 दिन लगातार अनुपस्थित नहीं रहना है, बिना बताए, बता के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके आते हैं विधानसभा सदस्यों के जो कार्य है, वो विधानसभा का जो कार्य अधिकार है। पहला मनी बिल, आर्टिकल 200 में कहा गया मनी बिल, धन विधेयक जब भी आएगा विधानसभा में आएगा। हालांकि यहां विधान परिषद तो है नहीं, तो एक ही जगह आना है ना। कोई भी टैक्स यानी कर विधानसभा की स्वीकृति से राज्य सरकार लगाएगी, ऐसे नहीं लगा सकती है, अपने मन से नहीं लगाती है, ठीक। बजट जो कि आर्टिकल 202 में वर्णित है, विधानसभा में पेश किया जाता है, दिखाया जाता है कि हमने इतना व्यय, इतना आय किया है ना, लेन देन। राज्य सूची के 66 विषय और समवर्ती सूची के 52 विषय पर कानून बना सकती है विधानसभा, क्योंकि राज्य का, मैंने क्या बोला, कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी? विधानसभा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। विशेष बहुमत में ये कार्य करते हैं। बहुमत, अब देखिए मेजोरिटी जो होती है ना 3 प्रकार से, एक तो होता है साधारण बहुमत 50% + 1। जैसे मान लिया जाए झारखंड में 80 सीट है, 80 लोग हैं मान लीजिए, या 81 लेते हैं, तो 50% कितना हुआ? 40 आसपास, आधा आदमी को तो काट नहीं सकते हैं ना, 40 + 1 मतलब 41 या 42 मान लीजिए। तो
इसी को बोलते हैं साधारण बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत 2/3, 82 का 2/3 कर दीजिए, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो यहां पे काम करता है हमारा विधानसभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर देश में कोई, जैसे जीएसटी कानून जब बन रहा था ना, जीएसटी आपने सुना होगा, तो आधे से अधिक राज्यों का समर्थन मांगा गया था, तो वहां पे इनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सोच समझ के आपको डिसीजंस यहां लेने होते हैं और देने होते हैं वहां मतलब संसद को। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया राष्ट्रपति चुनाव में। अब आपको पता होगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव यही लोग करते हैं, विधानसभा मतलब विधायक। जैसे मान लीजिए झारखंड में 81 विधायक हैं, राज्यसभा का सीट है 245, जिसमें 233 इलेक्ट होते हैं। तो इन 233 को वोट कौन करता है? यही लोग करते हैं। मतलब हम इनको वोट दिए, ये उनको देंगे, राज्यसभा के सदस्यों को। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य एक हैं शिबू सोरेन, उनको वोट कौन देगा? यहाँ के लोग देंगे, मतलब विधायक लोग। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में और राष्ट्रपति चुनाव में इनकी अहम भूमिका होती है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को ये चुनते हैं। हालांकि यहाँ विधान परिषद तो है नहीं, लेकिन विधान परिषद जहां भी हो, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को यही लोग चुनते हैं। चलिए, 2/3 बहुमत से विधानसभा अगर चाहेगी तो किसी भी राज्य में विधान परिषद को ला सकती है और समाप्त भी कर सकती है। इसलिए अगर कोई पूछे आपसे कि ऐसा कौन सा सदन है जो परमानेंट है, ऑप्शंस राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा मतलब विधानसभा, तो आपको बोलना है राज्यसभा। उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसको हालांकि एक विशेष कंडीशन में हटाने की बात की जाती है और हटाए भी गए हैं और हटाए भी जाते हैं। विघटन यानी डिसॉल्व, इसका डिसॉल्व यानी विघटन, क्या विधानसभा विघटित हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे होगा? यदि 5 वर्ष पूरा हो गया तब। दूसरा, आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल, जो कि झारखंड में 3 बार लगा है, अगर प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लग गया तब भी यह विघटित हो जाएगा। तीसरा है सरकार गिर जाने पर। मान लीजिए सरकार, मेजोरिटी चाहिए ना आपको, 82 सीट है तो 50% प्लस 1 सीट हमेशा होना चाहिए बहुमत। अल्पमत में आइएगा तो सरकार गिर जाएगा। तो वैसी स्थिति में भी गवर्नर क्या कहेगा ना, विधानसभा को विघटित कर देगा, बोलेगा जय सिया राम, है ना। अब आते हैं हम लोग कार्यपालिका, विधायिका के बाद अब आते हैं हम लोग कार्यपालिका पे। राज्य की शासन व्यवस्था, है ना, राज्य की शासन व्यवस्था, इसका प्रावधान है। राज्य की शासन व्यवस्था कार्यपालिका को देखेंगे हम लोग, इसका प्रावधान भाग 6 में है। ठीक है, आर्टिकल 152 से 237 तक इसका भाग, इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 152 से 237 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 6 को हम बोलते हैं राज्यों का संविधान, है ना। अब राज्य कार्यपालिका 152 से 167 तक है ना। हालांकि कार्यपालिका में तो बहुत सारे चीज आते हैं, हालांकि राज्य की जो कार्यपालिका होगी 152 से 167 तक यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम एक एक कर समझते हैं। तो पहला है आर्टिकल 153, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। मैंने क्या कहा, प्रत्येक राज्य के लिए कितना राज्यपाल होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और उसके तहत कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं, एक ही राज्यपाल, ऐसा प्रावधान किया गया है। चलिए, राज्यपाल का वर्णन है 153 से 162 तक, आर्टिकल 153 से 162 तक। मेन चीज, बाकी उनके बहुत सारे काम आगे भी मिलते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या बोला गया? 2 या अधिक राज्यों का एक ही गवर्नर यानी राज्यपाल हो सकता है। ठीक, 154 आर्टिकल क्या कहता है? 153 में क्या कहा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहां होगी? तो राज्यपाल में निहित होगी। एक चीज मैं समझा देता हूं यहां पे, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाता हूं आपके घरेलू स्टाइल में, ताकि आपको ये चीजें दिक्कत ना करे। दादाजी, पापा जी और पुत्र, ये समझ लीजिए। दादाजी होते हैं एकदम हेड, संवैधानिक रूप से देखें तो हेड। आज का टाइम हटा दीजिए, आज के 30 साल 50 साल पहले की बात सोच समझिएगा उसको। दादाजी घर में अगर कुछ भी कहते हैं तो उनके साइन के बिना कुछ भी नहीं होगा। चंदा मांगने वाला दादाजी के नाम से मांगेगा, है ना। अगर लड़की का शादी करना है दादाजी के नाम से होगा। मतलब घर का जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेंशन वगैरह दादाजी के नाम से आ रहा है सब कुछ। लेकिन दादाजी को हो गया है डायबिटीज, शुगर वगैरह वगैरह, या फिर वो चल फिर ज्यादा नहीं पा रहे हैं, तो उनका जो अधिकार और जो उनके पावर है, उनके जो पावर है, मतलब मेन पावर तो उन्हीं में है, लेकिन उनके पावर का एक्चुअल वास्तविक प्रयोग कौन करेगा? पापा जी। ये पापा जी के साथ कई भाई लोग भी होंगे और उनके नीचे बेटा होंगे।
तो पापा जी को मतलब समझ लीजिए ये दादाजी मतलब राष्ट्रपति, पापा जी मतलब प्रधानमंत्री। ठीक उसी तरह नीचे पुत्र और बाकी जो भाई बचे उनके पापा जी के, वो हो गया मंत्रिपरिषद। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा चीज, सेम कंडीशन राज्य में इंप्लीमेंट कर दीजिए। दादाजी मतलब राज्यपाल, जिनके पास कार्यपालिका संबंधी पूरा पावर है, लेकिन इनके पावर का वास्तविक प्रयोग कौन करेगा? पापा जी मतलब सीएम, चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर हेड किसका होगा? सबका, मतलब उनके जो भाई हैं, मान लीजिए दादाजी एक, पापा जी 10 भाई हैं, इनके बच्चे 10 के बहुत तरह के होंगे, तो 10 बच्चे और इनके 9 भाई मिलकर मंत्री परिषद बनाएंगे। उसमें कई लोग को मंत्री बना दे, कई लोग को इसे छोड़ दिए। ठीक, तो दादाजी मतलब राज्यपाल, पापा जी मतलब सीएम और नीचे वाले जो है मंत्री परिषद। अब बच्चों को अगर कुछ भी चाहिए तो पैसा किसके पास है? दादाजी के पास है। पैसा किसके पास है? दादाजी के पास है। कहेगा बच्चा किसको? दादाजी से डर भी है ना, पावर है, डर है। पहले के टाइम में दादाजी से लोग बहुत डरते थे, तो वो कहेगा पापा जी से। पापा जी किसको कहेंगे? दादाजी। तो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी यानी सेतु यानी पुल का काम कौन किया? पापा जी यानी सीएम। ठीक, इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, बल्कि एक बार लिख के समझ लीजिएगा, अब अच्छी बात है। चलिए ये हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है। 155 क्या कहता है? राष्ट्रपति केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है। आप समझिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की नियुक्ति यूं ही नहीं हो जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के समय जो मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है प्रधानमंत्री, उसके सलाह से होता है। वो सलाह देता है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, नहीं है, तब जाके ये अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ इनकी नियुक्ति करते हैं। किनकी? राज्यपाल को। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 155 ये कहता है। 156 पदावधि, राज्यपाल का पदावधि आमतौर पर अगर देखें हम, मतलब मेनली जो बात कही गई है वो यही कही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पे रहते हैं, लेकिन जिस दिन अपना पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 साल इनका कार्यकाल होता है। आर्टिकल 157 कहता है क्वालिफिकेशंस। इनका क्वालिफिकेशंस क्या होगा? तो देखिए इनका क्वालिफिकेशंस होगा, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा न्यूनतम उम्र 35 साल होना चाहिए, और तीसरा लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब संघ या विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ये है संघ, मतलब संसद के किसी भी पार्ट में है, ये किसी भी कोई मंत्री वगैरह हैं, या फिर विधानमंडल में कोई मंत्री है, तो इनको इस्तीफा देना पड़ता है फिर। ठीक है। तो ये हो गया 157। 158 में क्या है कि संघ या विधानमंडल का सदस्य नहीं होंगे, यही चीज यहां भी बोला गया है। 159 में शपथ। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो देखिए प्रेसिडेंट को इतना फुर्सत तो होगा नहीं कि वो जगह जगह जाके राज्यपाल को शपथ दिलाते रहे। 28 राज्य हैं, कहां कहां भागेंगे। तो यहां हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं शपथ, किनको? राज्यपाल को। आर्टिकल 159। आर्टिकल 161 कहता है क्षमा की शक्ति। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति के दंड को, मतलब जो सजा हुई है उसको कम कर सकता है, सजा में परिवर्तन कर सकता है ना, ये सब कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड माफ केवल प्रेसिडेंट करेंगे, राज्यपाल नहीं करते हैं। आर्टिकल 164 का खंड 1 कहता है राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, और उन चीफ मिनिस्टर के कहने पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक, चलिए। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो यहाँ के सर्वोच्च कानूनी या विधि अधिकारी होते हैं राज्य के। ठीक। 166 राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से गवर्नर के नाम से होते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से गवर्नर के नाम से होते हैं। मैंने अभी वही चीज बताया कि सारे काम दादाजी के नाम से होंगे, लेकिन करेगा पापा जी। अब आर्टिकल 164 राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। विधानमंडल के 3 पार्ट मैंने बताए थे, लेकिन झारखंड में 2 ही पार्ट है, राज्यपाल और विधानसभा। तो राज्यपाल जो है ऑटोमेटिकली वो विधानमंडल का अंग है आर्टिकल 164 के तहत। आर्टिकल 174 राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है। ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत यानी सेशन बुलाएगा, सत्रावसान मतलब उस सेशन को खत्म करेगा, और विघटन मतलब पूरी तरह खत्म कर सकता है। ठीक। भाषण भी इसका होता है। राज्यपाल का पहला भाषण जब विधानसभा तैयार होता है, नई नवेली एकदम दुल्हन बन के सज धज के हैं तैयार, तो फिर इनका एक होता है अभिभाषण। इसी से शुरू होता है हमारा विधानसभा, फिर चलने लगता है। 175 राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित और उन्हें संदेश भेज सकता है। राज्यपाल दोनों सदन मतलब उच्च सदन निम्न सदन। अगर हम बात करें विधानसभा की तो वो निम्न सदन है, प्रथम सदन है और अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका कभी भी विघटन हो सकता है। ठीक है।
आर्टिकल 176 कहता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्य मंत्रिमंडल तैयार करती है। राज्य मंत्रिमंडल तैयार किसका करेगा? अभिभाषण राज्यपाल का, ठीक है, वही तैयार करके इनको देती है और वही चीजें जाके बोलते हैं। चलिए, आर्टिकल 171 का खंड 3 विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, राज्यपाल। आर्टिकल 213 जब भी विधानसभा मतलब विश्रांति काल में है या बंद वगैरह है और उसमें कुछ नियम चाहिए बनाने, नियम कौन बनाता है? विधानसभा। तब ये आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है? राज्यपाल की। इसका प्रभाव कितना टाइम तक रहेगा? तो विधानमंडल की बैठक आरंभ की तिथि से 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक ये रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। और अगर इसको कानून बनाना हो तो सदन में पास कीजिए, कानून बन जाएगा। आर्टिकल 233 हाईकोर्ट के परामर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं ये राज्यपाल, ठीक है। जिला न्यायाधीश जो होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो हर जिले में होते हैं एक, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल, ठीक है। इनकी प्रोन्नति और स्थानांतरण भी राज्यपाल ही करते हैं। आर्टिकल 200 किसी विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, यह भी राज्यपाल करते हैं आर्टिकल 200 के तहत। जो राज्यपाल हैं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति करते हैं। सभी विश्वविद्यालय जो भी हैं हमारे यहाँ उनके कुलाधिपति होते हैं और ये कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब झारखंड के 10 राज्यपाल हैं, ठीक है, 10 राज्यपाल आपको याद कर लेने हैं। पहले हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक ये रहे। ये इलाहाबाद के। राज्यपाल में एक और कंडीशन याद रखिएगा कि राज्यपाल जब भी बनेंगे वो संबंधित स्टेट के नहीं होंगे। जैसे झारखंड का राज्यपाल झारखंड का व्यक्ति नहीं होगा, वो बाहर का ही होगा आमतौर पर, ऐसा ही होता है, आमतौर पर मैं बोल रहा हूं, है ना। दूसरे हैं विनोद चंद्र पांडे, जो कि ये प्रथम कार्यवाहक गवर्नर बने थे, है ना, और ये जम्मू के थे। बिहार के गवर्नमेंट थे तब यहां अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था। तीसरे हैं एम रामा जोइस, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से संबंधित हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस भी रहे और इनका एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भाई जज हैं, जज वाला ही बात लिखेंगे, कोई सिंपल बात तो लिखेंगे नहीं। चौथा है वेद प्रकाश मारवा, ये पेशावर पाकिस्तान में जन्म लिए थे, लेकिन ये बाद में मणिपुर के गवर्नर 1999 से 2003 के बीच रहे। साथ ही साथ उसी समय इनको 2000 में मिजोरम के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। एक सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल बनता है तो उसका पेमेंट कितना होगा? राज्यपाल का पेमेंट कितना है? 3.5 लाख। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि उनका पेमेंट कितना होगा। अच्छा, 5वें में है सैयद सिफ्तरजी, ये यूपी के रायबरेली से संबंधित है ना। छठे हैं के शंकर नारायण, यानी इनका पूरा नाम है करिकल शंकर नारायण, ये केरल के हैं। नागालैंड, गोवा, है ना, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भी ये रह चुके थे, ठीक है। एमओ हसन फारूक मारिकर, ये हैं आपके 7वें नंबर के, पांडिचेरी के थे, 3 बार पांडिचेरी के सीएम भी रहे। इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु वाले 2 लोग इधर आगे हैं, मिलेंगे आपको, है ना। और उसके बाद 8वां नंबर सैयद अहमद, ये मुंबई से संबंधित है। आत्मकथा इनका है पगडंडी से शहर तक, ये भी बेचारे डेथ, इनकी भी डेथ हो गई है। द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की प्रथम महिला गवर्नर, या फिर यूं बोले देश की प्रथम महिला आदिवासी गवर्नर, ठीक है। उड़ीसा मयूरभंज बैदोपोशी गांव से ये संबंधित हैं और ये 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक रही। जस्ट अभी इनका मतलब हाल ही में मतलब इनके जगह पे रमेश बैस को बनाया गया। रमेश बैस ये 10वें राज्यपाल छत्तीसगढ़ रायपुर से संबंधित हैं और ये 14 जुलाई 2021 से अभी तक चल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये था राज्यपाल का 10 सूची जो लगातार इस रूप में बने थे। अब आते हैं हम चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, है ना। चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद में कितने लोग होंगे? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। उसमें आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164, आर्टिकल 75 आपका हो गया उधर किसमें? संसद वाले टर्म में, और 164 यहां वाले राज्य, मतलब ये केंद्र में हो गया, ये राज्य में। आर्टिकल 164 और 75 में संशोधन हुआ और मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी? तो विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। और जिसका हेड कौन होगा? क्या हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री, ठीक है।
चलिए, आर्टिकल 154 का एक कहता है, खंड एक कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्तियां गवर्नर में होंगी, लेकिन वास्तव में ये शक्तियां सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल 164 सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा सीएम के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसी का खंड 1 टूट के चला जाएगा, है ना। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और मंत्री, याद रखिएगा, पर्सनली रूप में यानी व्यक्तिगत रूप में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 164 का खंड 1 यही कहता है। मंत्री परिषद, अगर बात किया जाए, हम मंत्री की बात किए तो पर्सनली वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन मंत्री परिषद तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। विधानसभा में मंत्रिपरिषद में लगभग 12 है मंत्री। ठीक है। अभी वर्तमान टाइम में एक सीट खाली है तो 12, उस 12 के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो समझिए, और वो पारित अगर हो गया तो समझिए कि सारा मामला गड़बड़ हो गया, सभी संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सीएम से मतभेद होने पर राज्यपाल मंत्री को बर्खास्त कर देगा। सीएम से अगर जहां लड़े मंत्री लोग, जहां झगड़ा झुगड़ी किए, तो राज्यपाल आपको बर्खास्त करके हटा देगा, क्योंकि नियुक्त कौन किया? वही, और शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल ही मंत्रियों को दिलाते हैं। ठीक है। चलिए, राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। राज्य में जो मंत्री, अच्छा, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होगा मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार, जिनको हम बोलते हैं स्वतंत्र राज्य मंत्री। जो भी मंत्रालय है या विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनका स्वतंत्र प्रभार दे दी हम फ्रीली, तो उनको स्वतंत्र राज्य मंत्री कहा जाता है। और दूसरे होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहयोगी, विशेष काम के लिए उनको बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री के 3 भेद, मंत्री 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के हेड, राज्य मंत्री उनकी सहायता करते हैं, उप मंत्री भी होते हैं उनकी सहायता के लिए। संशोधन 91वां 2003, राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या सीएम सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपको 12 रखने हैं। आप निकाल के देख लीजिए, 82 का 15%, कम अगर आया तो 12 कम से कम आपको रखने ही है। आर्टिकल 166 कहता है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन मंत्रिपरिषद करती है। 167 कहता है सीएम का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। सीएम का यह कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को सूचना देता रहे। पापा का यह काम है कि वो जहां भी पैसा वगैरह, चाहे जहां भी विदेश यात्रा पे जाए या कहीं भी घूमने जाए, तो दादाजी को बता के जाए। यही काम आर्टिकल 167 कहता है। तो ये बातें हो गई। अब आते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं जो 12 मंत्री हैं, अभी तो 11 होंगे, है ना, तो उनको देखते हैं। पहले देखते हैं हेमंत सोरेन, श्री हेमंत सोरेन, सब में श्री लगा दीजिएगा आप सुविधा के लिए। तो यह है चीफ मिनिस्टर, मतलब जितने भी मंत्री हैं उसके प्रधान हैं। 11 मंत्रियों की ये हेड है। ठीक। कार्मिक विभाग इनके हाथ में है, प्रशासनिक सुधार इनके हाथ में है, राजभाषा इनके हाथ में है, गृह इनके हाथ में, कारा इनके हाथ में, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, इतने चीज को हाथ में लिए हैं। और अगर इसमें कोई इस्तीफा देता है तो वो भी इनके हाथ में चला जाता है, अगर कोई नियुक्त नहीं होता है तो। 29 दिसंबर 2019 से ये अभी तक है। ठीक। दूसरे हैं श्री रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री। आलमगीर आलम ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक। शिक्षा मद्य निषेध मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। और फिर SC ST और पिछड़ा वर्ग परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन। स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। श्रम नियोजन मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता। और कृषि मंत्री हैं बादल, मैंने बोला था कृषि तभी होगी जब बादल होंगे। पेयजल स्वच्छता ये मिथिलेश ठाकुर हैं। और खेल कला ये हफीजुल हसन है। महिला बाल विकास मंत्री एक ही महिला है कैबिनेट में, है ना, तो श्रीमती जोबा मांझी। तो इतने हैं। अब आते हैं मंत्रिपरिषद के काम क्या है। पहला, नीति निर्माण करना, जो भी नियम कानून है वो निर्माण करना, नीतियां बनाना। ठीक है। वार्षिक बजट बनाने का काम मंत्रिपरिषद भी करती है, क्योंकि इसी में तो वित्त मंत्री होंगे ना। कानूनों के निर्माण में मंत्रिपरिषद की इच्छा सर्वोच्च होती है। कानून जो भी बनेंगे इन्हीं से बनेंगे। ठीक। राज्य के अंदर वही होगा जो ये लोग चाहेंगे। ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं, घर में दादाजी हैं, पापा जी के नीचे मंत्रिपरिषद में मान लीजिए अगर 82 लोग में कितने मंत्री हैं? 11। तो 11 वो हेड हो गए फिर, क्योंकि राज्यपाल यानी दादाजी कार्यपालिका शक्ति के प्रधान है, लेकिन कि इनकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग पापा जी करेंगे। और पापा जी के नीचे 11 लोग जो हैं वही तो है मेन पावर में, तो जो चाहेंगे वही होगा। जब तक मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक उस राज्य में उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। विभिन्न मदों में खर्च की जाने वाली राशि का निर्धारण यही करते हैं। और जनता पर किसी प्रकार का करारोपण करना है तो यही लोग मंत्रिपरिषद के लोग करते हैं। स्थानीय संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान की राशि का निर्धारण ये करते हैं। ठीक है।
इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। सीएम के अनुरोध पर गवर्नर भंग कर सकता है। पापा जी अगर दादा को कह दिए कि नीचे वाला लोग बदमाशी करा, सबको भगा देंगे, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री के अनुरोध पर गवर्नर इसको भंग कर सकता है। किसको? मंत्रिपरिषद को। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत यह भंग हो सकता है। जब 356 लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली भंग हो गया। सीएम अगर त्याग पत्र दे दिए या उसकी मृत्यु हो गई तो सारे लोग ध्वस्त हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगा टोटली, ठीक है। फिर से चुनाव वगैरह होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन का केंद्र होता है। राज्य प्रशासन का केंद्र मतलब सेंटर, वहीं से सब कुछ चलता है। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो यही 11 लोग हैं जो पूरे झारखंड में रूल को चला रहे हैं, मतलब पूरे झारखंड को चला रहे हैं जैसे जैसे चलाना हो, ठीक है। विधानमंडल का पथ प्रदर्शक है। जो भी हमारे जो भी विधायक लोग हैं, बाकी बचे लोग, उनके पथ प्रदर्शक, उनको सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए आपको। आते हैं इसके मुखिया पे यानी मुख्यमंत्री पे। रैंक इनका आता है 7th। भारत में अगर रैंक देखें, पहला रैंक होता है महामहिम, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय का। दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का। तीसरा प्रधानमंत्री। चौथा राज्यपाल। पांचवा होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। छठा होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा अध्यक्ष एक ही जगह। और 7वां नंबर में आते हैं सीएम और भूतपूर्व पीएम एक ही जगह, ठीक है। तो 7वां नंबर इनका आता है। राज्य में सीएम की वही स्थिति है जो केंद्र में पीएम की होती है, प्रधानमंत्री की। राज्यपाल राज्य का मुखिया है ना, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, वहीं सीएम जो होता है वो सरकार का मुखिया। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, मतलब दादाजी जो है ना घर के मुखिया हैं, लेकिन जो पापा जी है ना वो नियम कानून बनाने वाले चलाने वाले के मुखिया है, ठीक है। चलिए 164 का एक ये तो हो चुका है कई बार, छोड़ दीजिए इसको। विधानसभा में बहुमत दल का नेता आमतौर पर चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए विधानसभा का सदस्य वो है ही नहीं, तो क्या सीएम बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको विधानसभा में अपना मतलब सीट लाना होगा, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनना ही बनना होगा, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। सीएम बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य बनना होता है। 173 के तहत अर्हताएं बताई गई हैं। किसकी? मुख्यमंत्री, ये मतलब ये विधानसभा सदस्यों की। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र कम से कम 25 साल हो। और तीसरा, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। शपथ इनको राज्यपाल दिलाते हैं 2 तरह के, पद और गोपनीयता की। पद का शपथ सब कोई लेता है, लेकिन गोपनीयता इनको बोला जाता है कि किसी को मत कहना। जैसे दादाजी पापा जी को कहेंगे कि देखो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करना। दादाजी मतलब गवर्नर और पापा जी मतलब मुख्यमंत्री। और दूसरा गोपनीयता, पत्नी से भी ये बात नहीं कहना है, तुमको गोपनीय रखना है। तुम्हारा आदत है पत्नी को कह देते हो या इधर उधर कह देते हो, तो ये सारी चीजें। तो 2 तरह के पद और गोपनीयता। मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दी जाती है, ठीक है, राज्यपाल देते हैं। कार्यकाल इनका 5 साल होगा। गवर्नर सीएम को बर्खास्त कर सकता है, लेकिन कब? जब सीएम विधानसभा में बहुमत खो देता है। त्यागपत्र ये गवर्नर यानी राज्यपाल को देंगे। वेतन झारखंड सीएम का लगभग 2,72,000, ये आप देख लीजिएगा एक बार, 2,72,000 इनका वेतन है। सीएम के वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है, ठीक है। सीएम का कार्य और शक्ति अब देखते हैं क्या है इनका। सभी मंत्रालयों का ये हेड होते हैं। राज्य के नीति निर्माता के रूप में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। राज्य में नीति निर्माण जो भी बनते हैं इनमें मेन भूमिका इनकी होती है। मंत्रियों के विभागों का फेरबदल या फिर चेंज करना है ना, या कहीं कुछ भी करना, ये इनके हाथ में होता है। किनके हाथ में? सीएम के हाथ में। सीएम बनते ही सबसे पहले इनका काम होता है मंत्रिपरिषद का गठन करना। सीएम जैसे ही बने इनका काम होता है मंत्रिपरिषद का गठन करना। पापा जी जब जैसे मान लीजिए 10 भाई थे, अब 10 भाई में 9 भाई बोलेगा कि तुम उठ जाओ, मतलब मुख्यमंत्री बनो, तो 10 क्या कहेगा? हमको रेल दे देना, सॉरी हमको शिक्षा देना, हमको स्वास्थ्य देना, हमको खेल देना, सब पहले से फिक्स है। तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। जैसे ही ये बनेंगे ना, इनका काम होता है मंत्रिपरिषद को बनाना। अब सब इनके सर पे चढ़ जाएगा, हमको बोले थे स्वास्थ्य शिक्षा दीजिए, तो वही काम इनका होता है। सबसे पहले जब ये बनेंगे तो क्या इनका काम होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। राज्य के महाधिवक्ता जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में ये गवर्नर को सलाह देते हैं। कौन? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। विधानसभा सत्र बुलाने, स्थगित करने और विघटन में ये राज्यपाल को सलाह देते हैं मुख्यमंत्री सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं। जो भी सभा पटल है वहां पे सरकारी नीतियों की घोषणा करेंगे। राज्य सरकार के ये मेन वक्ता होंगे। जैसे झारखंड गवर्नमेंट मेन वक्ता, मेन इनको बुलाया जाएगा कि आप बताइए क्या आपके राज्य में चल रही है, क्या दिक्कतें हैं। अंतरराज्यीय परिषद जिसका वर्णन है आर्टिकल 263 में, है ना, उसके ये सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो 1952 में गठित हुई थी, उसके ये सदस्य हैं। 1 सेकेंड देखेंगे यहाँ पे
तो मैं कहां पे था, आर्टिकल 263, ये सदस्य होते हैं मतलब अंतरराज्यीय परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी जो 1952 में गठित हुआ था, उसके ये सदस्य होते हैं। ठीक है, मंत्रियों का त्यागपत्र सीएम को, मंत्री जो भी हैं वो त्यागपत्र किसको देंगे, सीएम को देंगे। ठीक है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जो भी मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। झारखंड के अब तक 11 सीएम रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को देखिए तब 6 होंगे, लेकिन क्रमानुसार देंगे। जैसे अभी पूछेगा आपसे कि हेमंत सोरेन झारखंड के कैवें मुख्यमंत्री तो आपको बोलना है 11वें, लेकिन व्यक्ति के तौर पे देखें तो 6। अब व्यक्ति के तौर पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इधर, सबसे पहले नंबर 1 बाबूलाल मरांडी। ठीक है, एक नंबर ये हो गए। दूसरे नंबर में अगर देखें हम अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, और चौथा हो गया मधु कोड़ा, पांचवा हो गया रघुवर दास, और छठा हेमंत सोरेन। तो ये 6 व्यक्ति हो गए, इतने ही व्यक्ति बने। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले बाबूलाल मरांडी, पहले मुख्यमंत्री को जेपीएससी ने 2-3 बार पूछा है, और याद रखिएगा पहले मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड का गठन कब हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्व के एग्जाम्स में। हालांकि अब तो शायद नहीं पूछे जाएंगे इस तरह से, फिर भी आपको ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि कब से कब तक रहे थे। तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी पार्टी से थे, है ना, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक ये रहे हैं। 2006 में ये हट गए बीजेपी से और खुद का एक नया पार्टी झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम गठित किए। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस समय ये वन और पर्यावरण मंत्री रहे थे। ठीक है, जन्म जो है इनका गिरिडीह के कोडिया बैग गांव में 11 जनवरी 1958 को हुआ था। तो इतनी बात केवल मुख्यमंत्री पहले जो हैं उनसे याद रख लेनी है। दूसरे आते हैं अर्जुन मुंडा, ये भी बीजेपी से 3 बार ये भी बने हैं। 3 बार बनने वाले 2 हैं, एक तो शिबू सोरेन और एक ये अर्जुन मुंडा, बीजेपी से, है ना। तो ये 3 बार बने, एक बार 5 में, फिर 5 में ही बने थे, और फिर ये 10 में बने थे। ठीक है, चलिए शिबू सोरेन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, याद रखिएगा दिशोम गुरु, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी रही झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में। तो 3 बार ये बने। जन्म 11 जनवरी 1944, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि अभी ये सांसद हैं राज्यसभा के। रामगढ़ के नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रामगढ़ के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को। सेकेंड बार जब ये सीएम बने थे ना, सेकेंड बार जब सीएम बने थे तब पहली बार यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा। 19 जून 2009 से लेके और 27 दिसंबर 2009 तक चुनाव हार गए थे। उस समय चुनाव हार गए थे इसलिए ऐसा हुआ था। उस समय थे हमारे जो गवर्नर थे सैयद सिप्तेरा जी, और प्रेसिडेंट थे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। चौथा नंबर में है मधु कोड़ा, राज्य के प्रथम निर्दलीय सीएम। मरांडी सरकार में, बाबूलाल मरांडी की जब सरकार थी उस समय ये पंचायती राज मंत्री रहे थे, आजसू के सदस्य भी रहे थे, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, 5वां नंबर है रघुवर दास, ये बीजेपी से हैं, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी सीएम। ठीक है, मरांडी सरकार में जब ये प्रथम जो बाबूलाल मरांडी की सरकार थी तब वो श्रम नियोजन मंत्री थे। ठीक है, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 बार सीएम बने। पहली बार बने थे 13 जुलाई 2013 को, और दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 से अभी तक हैं। ठीक है, अब क्रमानुसार अगर आप देखेंगे तो मरांडी, बाबूलाल मरांडी, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरे हैं शिबू सोरेन, चौथे हैं अर्जुन मुंडा, 5वां में मधु कोड़ा, छठा में शिबू सोरेन। इसी समय प्रेसिडेंट रूल लगा था 19 जनवरी, सॉरी ये जून में बोल दिया हूं, जनवरी होगा, 19 जनवरी 2009, सुधार लीजिएगा, माफ कीजिएगा, 19 जनवरी 2009, 27 दिसंबर 2009 तक। फिर शिबू सोरेन, यहां पे फिर से दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगता है 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010। ये प्रेसिडेंट रूल कब लगता है दूसरा? 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010। फिर बने 8वां नंबर में अर्जुन मुंडा। थर्ड यहां पे लगता है इनके बाद प्रेसिडेंट रूल 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। तो ये 3 बार लगा है। तो 9, 10, 13 ये याद रखना है आपको। फिर 9वें में हेमंत सोरेन, 10वें में रघुवर दास और 11वें में हेमंत सोरेन। तो झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड में अब संसद को देख लेते हैं ना, संसद की सीटें कितनी है ना। तो संसद की टोटल सीटें हैं 20, लोकसभा में 14, राज्यसभा में 6। 14 सीटों का बंटवारा अगर हम करें तो सामान्य का सीट है 8। ठीक है, सामान्य का सीट है 8, एसटी का है 5 और एससी एकमात्र पलामू रिजर्व है। तो कितने हो गए? 14। सामान्य में 8 कहां है? तो रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और गोड्डा।
ठीक है। अब एसटी का सीट 5 कहां है? पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, राजमहल, खूंटी और लोहरदगा। और एससी के लिए एक आरक्षित है पलामू, ठीक है। राज्यसभा के 6 सीट हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कहां है? तो पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा पूछेगा तो क्या बोलिएगा? चतरा, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा। अब आते हैं हाई कोर्ट, हो गया, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया। अब आते हैं न्यायपालिका में। हाई कोर्ट 21वां हाई कोर्ट जो है रांची, 15 नवंबर 2000 को गठित। आरंभ में कुल जो न्यायाधीश थे यहाँ पे 8, 1 + 7। अभी वर्तमान टाइम में 1 + 19 है, घटते बढ़ते रहते हैं, तो वो करेंट का डाटा आप मिला लीजिएगा। चीफ जस्टिस जो अभी है डॉक्टर रवि रंजन, और प्रथम कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। अभी कौन है? रवि रंजन, ठीक है। वर्णन इसका कहां है? तो भाग 6 में, आर्टिकल 214 से 231 तक। 214 आर्टिकल क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे उधर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में देख लीजिए, ये संसद के पास विशेष अधिकार है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट रख सकती है। संसद का विशेष अधिकार ये है। आर्टिकल 216 कहता है हाईकोर्ट का गठन। आर्टिकल 216 क्या कहता है? हाईकोर्ट का गठन। आर्टिकल 217 क्या कहता है? नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किससे पूछ के? तो परामर्श लेंगे इनसे। किससे बताता हूं। राष्ट्रपति जो हाईकोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं इनके परामर्श से। भारत के चीफ जस्टिस से लेंगे, राज्यों के राज्यपाल से, जिस राज्य में करना है ना। और अन्य न्यायाधीश के लिए जो, जैसे तो चीफ जस्टिस के लिए हुआ, लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तब, तो उसके लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, उस जो अन्य न्यायाधीश हैं उसके लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति जो होती है ना, अब जानते हैं बदल गया मामला। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जजों की जो नियुक्ति होती है, अब सुप्रीम कोर्ट के ना चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का मंडल होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली के तहत होता है, जिसमें क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 वहीं का वरिष्ठ न्यायाधीश, वो मिलके करते हैं। फिर वो नाम जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति को न्यायिक संबंधी जो भी बातें हैं वो उसके व्याख्याता या उसके मतलब एक्सपर्ट नहीं होते हैं। एक्सपर्ट कौन होंगे? जब भी होंगे तो जजे होंगे, है ना। 217 का खंड 2 कहता है अहर्ता, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी इनके लिए? तो पहला, भारत का नागरिक हो। उम्र के बारे में ऐसा बोला जाता है कि 62 से कम होनी चाहिए, ठीक है। भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, है ना, कुछ भी रहे हो, या कम से कम 10 वर्षों तक हाईकोर्ट में आप अधिवक्ता यानी एडवोकेट या वकील रहे हो। 217 कार्यकाल बोलता है 62 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। शपथ इनको कौन दिलाएगा? राज्यपाल। 221 कहता है वेतन और भत्ता। 221 आर्टिकल में इनका वेतन भत्ता जो कि 2.5 लाख है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का जो वेतन है वो है 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2.25 लाख, ठीक। भारत की संचित निधि से इनको मिलता है, लेकिन पेंशन मिलेगा, आर्टिकल 229 कहता है कि इनको पेंशन मिलेगा राज्य की संचित निधि से। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो हाईकोर्ट हमारा झारखंड उच्च न्यायालय रांची है, उनके जो भी जज हैं उनको वेतन अभी जो दिया जा रहा है वो भारत की संचित निधि से, और जब वो रिटायर होंगे, घर आ जाएंगे रिटायर होके, तो राज्य यानी झारखंड के संचित निधि से उनको पेंशन दिया जाएगा। ये चीजें याद रखिएगा। आर्टिकल 224 क्या कहता है? अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अधिकतम 2 वर्ष के लिए काम बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सीट उठ खाली हो जाता है, तो वो अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। देखते हैं कि कोई नहीं है काम करने वाला तब करते हैं, है ना। पद रिक्त कैसे होगा इनका? यदि 62 वर्ष पूरा हो गया तब। राष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र दे दिए तब। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही, है ना। या इनकी मृत्यु हो जाती है तब, या इन पे साबित कदाचार या असमर्थता। कई बार क्या होता है कि जज जो 62 साल का आदमी, 61 साल का आदमी थोड़ा होता है ना लाचार, नहीं कर पाता है काम, या फिर इन पे कदाचार लग गया, तब इनको, महाभियोग वाले वर्ड मत याद रखिएगा, कदाचार याद रखिएगा। कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। और जब इनका कोई भी जज है उसका ट्रांसफर अगर आर्टिकल 222 के तहत हो गया तब, ये इतने पद होंगे तब खाली हो जाएगा। मतलब ये सारे कंडीशन में से कोई एक होगा तो इनका जो पद होगा वो खाली हो जाता है, ठीक है।
चलिए हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार और पावर्स देखते हैं। पहले है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें क्या है, तलाक, वसीयत, न्यायालय का अपमान, सेना विभाग, जल इत्यादि से संबंधित चीजें यहाँ इनके आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, है ना। यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट में मैं यहाँ इनके मतलब जो कार्य हैं और पावर से उनको बता देता हूँ। आर्टिकल 226 के तहत जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो 5 प्रकार के रिट ये जारी करते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है 24 घंटे के भीतर आपको हाजिर होना है जज के पास, जो जज है। इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, परमादेश का मतलब होता है आदेश दिया जाता है कि आपको ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो इसका निर्वहन ठीक से करें, है ना। मंडामस, प्रतिषेध का मतलब ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को रोकेगा कि ये आपके यहाँ का मामला नहीं है, इस पर काम मत कीजिए, प्रतिषेध हो गया, है ना। प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण, सर्टियररी, उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को बोलेगा कि आपके यहाँ जो पेंडिंग मामले हैं उसको उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजिए, हमारे यहाँ भेजिए, है ना। और एक है अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो, अगर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी है अपने से ऊपर पद पर जो खाली है उस पर बैठता है तो उसके बारे में न्यायालय पूछे कि आप इस पद को पे क्यों बैठे हैं, आप अपने पद पे जाइए, है ना। ये सारी चीजें हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये क्या है, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों की अपीलें सुनता है। जैसे मान लीजिए जिला में कोई केस हुआ तो वो हाई कोर्ट उसको सुनेगा, है ना। अभिलेखीय न्यायालय आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट जो है एक रिकॉर्डेड न्यायालय है, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया चीज जुडिशियल रिव्यू, अगर ये कोई फैसला देते हैं तो इसका एक रिव्यू ले सकते हैं। जैसे नहीं देखते हैं थर्ड एम्पायर रिव्यू लेता है, ऐसे LBW आउट है या नहीं है, या बैट से बल्ला लगा है कि नहीं लगा है, तो उसी तरह ये भी एक रिव्यू लेते हैं, है ना। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जो भी इनके नीचे के न्यायालय उन पर ये नियंत्रण रखते हैं हाई कोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 2002 में झारखंड जुडिशियल अकेडमी की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश और मुंसिफ स्तर के जो पदाधिकारी है उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या किया गया था, 2002 में झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना की गई थी। अब आते हैं महाधिवक्ता। जिस तरह आप देखते हैं केंद्र में होता है ना आपका अटॉर्नी जनरल, उसी तरह महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल यहाँ होते हैं राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानून अधिकारी। आर्टिकल 165 के तहत इनका पद लाया गया है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, नियुक्ति इनकी राज्यपाल करते हैं, कार्यकाल इनका होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। वेतन भी गवर्नर द्वारा यानी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। योग्यताएं क्या होगी, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश का योग्यता है ना वही यहाँ इनका भी होना चाहिए। 177 आर्टिकल क्या कहता है कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग लेता है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग लेता है परंतु वोट नहीं कर सकता है। एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां विधानसभा पढ़े ना, कभी कभी क्या होता है ना, पक्ष और विपक्ष 80 सीट है, 40 एक तरफ 40 एक तरफ, या 30-30 मान लीजिए, 30-30 एक तरफ, पक्ष में ये वोट गया। जैसे ये हुआ कि अभी न्याय प्रणाली में कुछ सुधार होना चाहिए, एक तरफ कहा कि नहीं, एक तरफ कहा हाँ, 30-30 लोग, तो ये तो टाई हो गया। तो उस स्थिति में जो अध्यक्ष है विधानसभा का वो निर्णायक वोट अपना देता है। तो वोटिंग वहां इंटरनली चलते रहता है किसी भी मुद्दे को लेके। तो ये वोट महाधिवक्ता कहीं नहीं देंगे, भाग जरूर लेंगे, बैठक में भाग लेंगे, विधानसभा में जाकर बैठेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, बोलेंगे भी, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। इनका काम क्या होता है, तो 2 काम मेन है। पहला है गवर्नर यानी राज्यपाल को विधि या कानूनी परामर्श देते हैं, और दूसरा काम होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना। जैसे अभी मामला सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट चल रहा है तो ये पक्ष रखते हैं अपना, है ना। झारखंड के प्रथम जो महाधिवक्ता रहे वो है मंगलम बनर्जी, और अभी जो महाधिवक्ता है वो है राजीव रंजन, ठीक है। अब आते हैं लोकायुक्त में। राज्य में भ्रष्टाचार जांच करने वाली सर्वोच्च जो एजेंसी या संस्था है वो है लोकायुक्त। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम 2001 में पारित हुआ, जिसके तहत 3 लोकायुक्त अभी तक हुए हैं, बीच में जो गैपिंग हुआ वो खाली पद रहे हैं। पहले हैं जस्टिस लक्ष्मण उरांव लोकायुक्त, ठीक है, ये 2004 से 9 तक रहे, उसके बाद गैप हो गया। जस्टिस अमरेश्वर सहाय ये दूसरे रहे 2011 से 16, और तीसरे जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय 8 फरवरी 2017 से अभी तक ये हैं, ठीक है। अब आते हैं जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग, संवैधानिक निकाय है, रांची में ये है स्थित, है ना। 2002 में इसका गठन हुआ। वर्णन भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से 323 तक वर्णन है इसका। आर्टिकल 315 क्या कहता है, संघ और राज्य के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, है ना, लोक सेवा आयोग होंगे। आर्टिकल 315 का खंड 1 कहता है राज्य लोक सेवा आयोग, है ना,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सॉरी, आर्टिकल 315 का एक कहेगा राज्य लोक सेवा आयोग के गठन वगैरह के बारे में कि राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की जाए, है ना। अध्यक्ष इसमें जो भी होंगे, एक अध्यक्ष और बाकी जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। पदावधि इनकी क्या होगी? जो ये जेपीएससी के अध्यक्ष हैं इनकी पदावधि क्या होगी? 6 वर्ष या 62 वर्ष, है ना, जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 62 वर्ष। वेतन इनको राज्य की संचित निधि से दी जाती है। अध्यक्ष पहले कौन थे? फटिक चंद्र हेम्ब्रम, और अभी आईपीएस जो है अमिताभ चौधरी, है ना, पहले के जो आईपीएस है अमिताभ चौधरी। अब आते हैं सचिवालय में। सचिवालय क्या होता है? राज्य को चलाने के लिए एक चाहिए ना टीम, तो उस टीम का जो हेड ऑफिस होगा वो सचिवालय, और इसमें कई लोग काम करते हैं। यहीं से सारे नियम कानून जो भी है, रिक्तियां भर्तियां सारे सचिवालय से काम होते हैं। और अभी यहां पे देखिएगा राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय ये है आपका रांची में। राज्य का प्रशासनिक ये ढांचा है सचिवालय जिसका मुख्यालय रांची में, जिसका संचालन होता है प्रोजेक्ट भवन एचईसी हटिया और नेपाल हाउस डोरंडा, इन 2 जगह से इनका कंट्रोल होता है। इसके मुख्य सचिव अभी कौन है? सॉरी, मुख्य सचिव बोल रहे हैं। इनका जो मुख्य सचिव होता है राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होगा इनका जो मुख्य सचिव होगा। और देखिए राज्य का प्रशासन चलाने के लिए शासन अलग है, प्रशासन अलग है, तो प्रशासन चलाने का जो सबसे मेन अधिकारी होगा वो होगा मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का सोचिए बहुत बड़ा पावर होता है ना। प्रशासनिक विभाग इसमें 31 है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, जल हो गया, बहुत तरह की बातें हैं, उद्योग हो गया, है ना। अब आते हैं हम प्रमंडल। सचिवालय का तो देख लिए, इनका काम होता है सारा वेतन वगैरह सब यही बनता है, जिनका भी मतलब जो भी कर्मचारी पदाधिकारी है, जो भी नियुक्तियां वगैरह होती है ना, उनका सारा डेटा फेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम इनका होता है। प्रमंडल है 5। प्रमंडल के हेड होते हैं कमिश्नर यानी आयुक्त, ठीक है। जिला है 24 जिसका हेड होता है डीसी या डीएम बोलिए। अनुमंडल 45 जिसके हेड एसडीओ, और प्रखंड 263 जिसके हेड आप बोलिए बीडीओ के हाथ में प्रखंड दिए जाते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ प्रशासनिक इकाई, और आपको पता है कि 132 प्रखंड अधिसूचित है, मतलब वहां पे विशेष तरह के नियम कानून है, बाकी नियम मैच नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत पिछड़ा एरिया है और उनके लिए अलग से नियम बनाए जाते हैं, है ना। चलिए तो देखेंगे हम लोग प्रशासनिक इकाई में राज्य। अब यहाँ पे 2 टाइप से हम लोग देखेंगे, एक तो प्रशासन, विकास प्रशासन जो डेवलपमेंट का काम करेंगे, और एक पुलिस व्यवस्था जो कि कानून को बनाए रखती है ना, शांति व्यवस्था बहाल करके रखती है। राज्य में क्या है? पहले सबसे ऊपर जो हेड होंगे प्रशासन का वो होंगे मुख्य सचिव जिसको हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। दूसरे होंगे विभागीय सचिव इनके नीचे, और तीसरे होंगे विशेष सचिव या अवर सचिव। इन्हीं के समतुल्य, मुख्य सचिव के समतुल्य होंगे महानिदेशक, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद विभागीय सचिव के समतुल्य होंगे अपर महानिदेशक, एडिशनल डिप्टी जनरल, है ना, डायरेक्टर जनरल, सॉरी डायरेक्टर जनरल। तीसरा होगा विशेष सचिव या अवर सचिव, महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल, है ना, महानिरीक्षक। अब प्रमंडल के हेड होंगे आयुक्त यानी कमिश्नर, यहां होंगे उप महानिरीक्षक डीआईजी, ठीक है। उसके बाद जिला के होंगे डीसी या डीएम, यहां पे कौन होगा? एसपी, आरक्षी उपाधीक्षक, ठीक है, आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अनुमंडल में एसडीओ, उसी तरह यहां पे आपके होंगे डीएसपी, है ना, डीएसपी यानी आरक्षी उपाधीक्षक। और ब्लॉक पे होंगे बीडीओ, इनके समतुल्य होंगे सब इंस्पेक्टर, ठीक है। अब आते हैं हम यहां राजकीय प्रतीक देख लेते हैं। वृक्ष क्या है? साल, जिसको बोलते हैं सोरा रोबस्टा, इसका वैज्ञानिक नाम ये भी याद रखिएगा। पुष्प है पलाश, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पशु है हाथी, एल्फास मैक्सिमस। और पक्षी है कोयल, है ना, इंडानाइमस स्कोलोपेसियस। और इसके बाद चिन्ह, अब देखिए 4 जे अक्षरों के बीच वो हट गया। अब चिन्ह इसका आगे 7 गोला है, उसी के बीच देखेंगे हम। इसका है नया विचार, नया संकल्प, नई सोच। अब देखेंगे 7 का। पहले वाला जो सबसे ऊपर है वो तो ब्लैंक है, दूसरे वाले में झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, तीसरे वाले में है हाथी जो कि सफेद सफेद कलर का है, 24 हाथी है। चौथे वाले में है आपका पलाश का फूल जो कि जिसे हम टूसू फूल भी कहते हैं, जिसे हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, 24 है। पांचवें वाले में शौर्य, छठे वाले में सॉरी, हाँ पांचवें वाले में शौर्य चित्रकारी जो 48 है ना, और पलाश फूल का तो रंग सुर्ख लाल है। और छठे वाले में सफेद गोला जो कि 60 है, और 7वें में है अशोक स्तंभ, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब आते हैं हम यहाँ पे स्थानीय स्वशासन को लाते हैं। अब एक तरफ से देख लिए, ऊपर से लेके नीचे न्यायालय हो गया, महाधिवक्ता हो गया, सचिवालय आ गया, अब यहाँ तक आ गए, ब्लॉक तक आ गए। तब हम गांव स्तर पे चलते हैं, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। गांधी जी का सपना था कि
जो शक्तियां हैं, केंद्र के पास शक्तियां, उन शक्तियों का विभाजन हो, पृथक्करण, है ना। तो गांधी जी का सपना था। और आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। उसी के तर्ज पे गांधी जी के सपना को पूरा करने चले पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जिसका उद्देश्य था देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। ये 55 खंडों में चलाया गया, फेल हो गया, इस पे कोई ध्यान नहीं गया, फेल हो गया। उसके बाद जस्ट 2 अक्टूबर 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये भी फेल हो गया। याद रखिएगा, ये वीडियो जेपीएससी हो या जेएससी सीजीएल हो या झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, टीचर हो या पुलिस हो, एसआई हो, दरोगा हो, कोई भी हो, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका पूरा पॉलिटी कवर करा दे रहा हूं मैं, है ना। कोशिश मेरी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें गेन हो जाए और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में चला जाए, आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, याद हो जाए। तो जब ये दोनों फेल हुआ तो इसकी जांच के लिए फिर एक कमेटी गठित की गई, बलवंत राय मेहता कमेटी, जनवरी 1957 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 57 में ही लास्ट में दी थी। तो अब बलवंत राय मेहता कमेटी बोलते हैं कि झारखंड में भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था लाई जाए, है ना, त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग आए, जिससे बलवंत राय मेहता, एक बहुत बढ़िया ट्रिक यहाँ पे लिखा हूं मैं, दिखा देता हूं आपको, बल एजीएल गन, है ना, बल एजीएल गन। तो बल का मतलब हुआ बलवंत राय मेहता, है ना, ए मतलब अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 त्रिस्तरीय ढांचा की बात की। ए मतलब अशोक मेहता कमेटी 1977, इन्होंने बोला कि 4 स्तरीय, 2 स्तरीय। उसके बाद जीवीके राव 4 स्तरीय, उसके बाद लक्ष्मीमल सिंधवी और पीके थुंगन, क्रमशः 1986 और 88। इन्होंने बोला पंचायती राज व्यवस्था को बनाने से क्या हो जाएगा, इनको सुदृढ़ता दीजिए, पावर दीजिए, शक्ति दीजिए, अधिकार दीजिए। तो उन्होंने इसको संवैधानिक दर्जा या मान्यता प्रदान करने का पूरा प्रयास कराया। तो अब आते हैं झारखंड में स्थानीय स्वशासन। अब डायरेक्ट हम भारत की बात न करके झारखंड में आ जाते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और उस समय हमारे उस समय ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था, भाग हमारे संविधान में आप देखे होंगे कि भाग अनुसूची कितनी थी, 8। उसके बाद क्रमशः 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां कितनी थी, 8 पूर्व में, फिर 12 हो गई। तो 11, 12 जुड़े इसी टाइम। भाग 9 का क भी ऐड हुआ इसी टाइम 1992 में, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के टाइम। 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9 का क, भाग 9 का क भी जोड़ा गया। और इसमें पंचायतों को 29 विषय दिए गए जिसपे कानून बना सकते हैं, सड़क, है ना, प्राथमिक शिक्षा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, पशुपालन वगैरह वगैरह। इसका वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 243 से 243 न तक, ठीक है, ड़ जिसको बोलते हैं। 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय दिए गए और वहां नगर पालिकाएं उस पर कानून बना सकती है। इसका वर्णन कहाँ है, 243 त से लेके 243 य छ तक। कमेटी बन गई, हो गया बात। अब 73वां संविधान संशोधन 1992 लाते हैं। इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। प्रभावी कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी मनाते हैं या पंचायती दिवस भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम बना 2001 और ये पारित किया गया, जिसके तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। 20 लाख अगर जनसंख्या है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था उस राज्य में होगी, नहीं तो नहीं होगी। 2 स्तरीय ही होगी। कौन कौन, ग्राम स्तरीय और जिला स्तरीय, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, यही 2 होंगी। लेकिन हमारे यहाँ 20 लाख से ज्यादा है। तो चलिए 23 अप्रैल 2019 को ये जो 23 अप्रैल 2001 को जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम है, इस पे मंजूरी दी डॉक्टर प्रभात कुमार। राज्यपाल को मंजूरी लेना जरूरी होता है ना। तो इसके जो 3 स्तर बनाए गए हैं वो देख लीजिए। जिला स्तर पर जिला परिषद है और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। इन सभी का कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है। मतलब इनके जो अध्यक्ष वगैरह होंगे, 50,000 पर एक सदस्य जिला स्तर पर जिला परिषद का होगा। जिला परिषद का एक सदस्य 50,000 की जनसंख्या पर होगा। 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का सदस्य होगा और 5,000 जनसंख्या होगा तभी ग्राम पंचायत बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 2,500 है, किसी दूसरे गांव की जनसंख्या उसी से सटा हुआ 1,000 और किसी तीसरे की है लगभग 1,500, तो 2.5, 1.5, 4 और 1 5, तो 3 गांवों को मिला के फिर पंचायत बनाया जाएगा, ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए यहाँ पे होंगे 2 अधिकारी, एक होगा अध्यक्ष जिसको हम लोग चुनते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता है 5 साल के लिए, और एक सचिव होते हैं डीडीसी, उप विकास आयुक्त।
ये जिला परिषद के सचिव होते हैं। इनका अध्यक्ष का, यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनकी सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष भी होता है, मतलब जिला परिषद सदस्य हैं उसी में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को आमतौर पे जो शपथ दिलाते हैं वो डीसी दिलाते हैं, प्रमुख और उप प्रमुख को एसडीओ दिलाएंगे, और यहाँ मुखिया वगैरह को बीडीओ, मुखिया उप मुखिया को बीडीओ दिलाते हैं, ठीक। चलिए, इनको बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? जैसे ग्राम पंचायत जो है उसको बनने के लिए, मुखिया को बनने के लिए उम्र कितना, मुखिया बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो उम्र होना चाहिए इसके लिए 21 साल, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष डीडी समझ गए, है ना। 24 जिला परिषद है जिसमें 13 अधिसूचित जिला परिषद है। अधिसूचित मतलब एसटी के लिए रिजर्व किए गए, वहां विशिष्ट नियम कानून चलाया जाएगा। और प्रखंड स्तर पर देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछेगा शीर्ष स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में कौन होता है? तो जिला परिषद। मध्य में कौन होता है? तो पंचायत समिति। और निचले स्तर पर ग्राम पंचायत। तो यहां पंचायत समिति का जो एक प्रमुख होगा, एक उप प्रमुख भी होते हैं। प्रमुख और बीडीओ जो होते हैं वो पदेन सचिव होते हैं, ठीक है। बीडीओ 212 पंचायत समिति है, ठीक है। अब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके हेड होंगे मुखिया, जिनको हम लोग वोट करते हैं, एक उप मुखिया भी होते हैं, और यहाँ पंचायत सेवक जो सचिव होते हैं, पंचायत सेवक होते हैं, ठीक है। 4402 यहाँ पे ग्राम पंचायत है झारखंड में, बढ़ते घटते रहते हैं। तो मुखिया हो गया, उप मुखिया हो गया, और एक वार्ड सदस्य का भी इलेक्शन होता है, हम ही लोग करते हैं ना। चलिए, तो यहाँ इनके ग्राम पंचायत के 4 पार्ट करके देखेंगे झारखंड में। पहला ग्राम सभा, ग्राम सभा इनकी विधायिका है, और ग्राम सभा को हम बोलते हैं वॉच डॉग, सुरक्षा प्रहरी भी कहा जाता है। और गांव का जो ये मुखिया होता है वो इसका हेड होता है ग्राम सभा का। क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ग्राम सभा में भाग लेने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 साल। जो भी गांव का वयस्क हो चुका है, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, सारे भाग यहाँ पे ग्राम सभा की बैठकों में ले सकते हैं, जो कि साल में कम से कम एक बार होने चाहिए। गांव का पंचायत कार्यपालिका, ग्राम पंचायत ही इसको कह दीजिए। ग्राम कचहरी, जिसके हेड होंगे सरपंच। गांव का जो पंचायत लगेगा ना, इसके भी हेड होंगे मुखिया, अध्यक्षता करेंगे या हेड होंगे मुखिया, या कार्यपालिका हो गया। और ग्राम कचहरी जो हो गया न्यायपालिका, इसके हेड होंगे सरपंच। सरपंच की सहायता देने के लिए एक उप सरपंच होते हैं। ग्राम रक्षा दल, जिसके हेड होंगे दलपति। और ये पुलिस व्यवस्था है, एक्चुअली गांव के जो यंग और होते ना अट्टे कट्टे, उनको लगा दिया जाता है इस काम में, उसके हेड होते हैं दलपति। अब आते हैं हम यहां, बैठक होगा, चलिए हो गया। अब कुल ग्राम पंचायत 4402, जिसमें 271 मतलब 2071 अधिसूचित यानी एसटी के लिए रिजर्व है। किसके लिए? एसटी के लिए। मुखिया का इस्तीफा, है ना, मुखिया इस्तीफा चलिए दे दिए, मुखिया इस्तीफा दे दिए। मृत्यु अगर हो गई तब, या इस्तीफा दे दिए तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन कराइए, उस समय उप मुखिया उस पर काम करते हैं। उप मुखिया का वैसे कोई काम विशेष नहीं होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्राम पंचायत भंग होगा या फिर कोई डेथ हुआ, तो शेष जो मुखिया बनेगा अगले टर्म के लिए, वो शेष दिनों के लिए बनेगा, पूरे टाइम के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल चल रहा है, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, और मुखिया इस्तीफा दे दिया, तो नया चुनाव जो होगा वो अगले शेष उसी काल के लिए, मतलब 2.5 साल के लिए, 5 साल ही कार्यकाल होता है इन सभी का। चलिए, आय का स्रोत कहां से होगा? तो कर रोपण करेंगे, जैसे व्यवसाय पर, विद्युत पर, जल कर पर इत्यादि। राज्य सरकार से सहायता मिल गई तो वो, और कोई इच्छुक जो इच्छा रखता है अनुदान देने के लिए, इससे, तो इनका आय यहां से स्रोत चलते रहता है। अध्यक्ष, अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग, चलिए इसको खत्म करते हैं, तब हम लोग पेमेंट भी चलते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी को, अनुसूचित क्षेत्रों में जो वहां पे एकदम शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जहां पे विशेष कानून बनाए जाते हैं, 80% आरक्षण है एसटी को। और जहां पे गैर शेड्यूल्ड एरियाज हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र, वहां 50% आरक्षण है। महिलाओं को 50% आरक्षण है, कोई भी महिला हो, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है। अभी आपने देखा होगा पंचायत सचिव का जो 1500 के आसपास जो वैकेंसीज आई थी, उसमें 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है, ठीक है। तो वो पंचायतों को लेके है। प्रथम पंचायत चुनाव हुआ था झारखंड में 2010 में, और 32 साल बाद हुआ था। पहले कब हुआ था? तो 1979 में। सेकेंड चुनाव 2015 में हुआ यहाँ पे, ठीक। जिला परिषद का सदस्य संख्या जो सीट है वो कितना है? 545, और पंचायत समिति का सीट है 5423, ठीक। अब आते हैं यहाँ वेतन पे। अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन हो सकता है अभी बड़ा घटा हो, नहीं पता मुझे, डीए बढ़ते रहता, खैर 12,000 प्रति माह, ठीक। और उपाध्यक्ष का वेतन, अध्यक्ष की सहायता के लिए उपाध्यक्ष होते हैं, 10,000। प्रमुख, जो पंचायत समिति का प्रमुख है, उसको भी 10,000, और उप प्रमुख को 5,000, ठीक। मुखिया का वेतन होता है 2,500,
और उप मुखिया का वेतन 1200, सरपंच का वेतन 2500 और उप सरपंच का वेतन 1200। उसी तरह जिला परिषद सदस्य का, जिला परिषद अध्यक्ष नहीं, सदस्य का 2500 पर महीना बोल रहा हूं मैं, और पंचायत समिति सदस्य का 1000 पर महीना। वार्ड सदस्य जो होते हैं उनको 500 पर महीना। ये है, ठीक है। 1996 से पेशा कानून प्रभावी है, जहां पे 132 अधिसूचित जो प्रखंड है इसी के तहत पंचायत प्रणाली लाई गई है। पेशा क्या है? द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन ऑन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। क्या है पेशा? द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है, पेशा कानून। हालांकि इसकी बात बहुत चल रही थी तो पेशा कानून लाया गया उन क्षेत्रों के लिए जहां पे बहुत विकास पिछड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों में 132 जो अधिसूचित प्रखंड है वहां पे ये लाया गया। ठीक, अब आते हैं संबंधित अनुच्छेद। पंचायती राज तो आप पढ़ लिए, लेकिन संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 243 का क कहता है ग्राम सभा के बारे में। आर्टिकल 243 का ख कहता है पंचायतों का गठन कैसे होगा। आर्टिकल 243 का घ कहता है स्थानों का आरक्षण। जो अभी सीट का आरक्षण दिखा रहे थे कि एसटी को शेड्यूल्ड एरिया में 80% आरक्षण, गैर शेड्यूल्ड एरिया में एसटी को 50% आरक्षण, और महिलाओं को कितना है? वैसे भारत में 1/3 है, लेकिन झारखंड में स्पेशल 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 243 का अंग कहिए या ई कहिए, इंग्लिश का ई कहिए, पंचायतों की अवधि 5 साल होगी। ठीक, 5 साल होगी। 5 साल पहले भंग हो सकती है। मान लीजिए ग्राम पंचायत चल रहा है तो इसके 2/3 सदस्य बहुमत लाते हैं मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो वो खत्म हो जाएगा। इसमें से किसी का भी, पंचायत समिति में भी वही हाल है ना। चलिए, तो ये बोलता है पंचायतों की अवधि 5 साल। ठीक, 243 का छ या जी फॉर ग्वावा है ना, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों को जो शक्तियां दी उसके बारे में। 243 का झ या आई, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन कहां कौन करेगा? यहां राज्यपाल करेंगे राज्यों में। निर्वाचन कौन कराता है इनका? देखिए एक चीज याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्वशासन का ही चुनाव कराएंगे, बाकी ये केंद्र के जो निर्वाचन आयोग होते हैं वो बाकी इलेक्शन कराते हैं। 243 का ट या के ये राज्य निर्वाचन आयोग जिसकी गठन राज्यपाल करते हैं, है ना। अब आते हैं नगरीय शासन में। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया, भाग 9 का क भी जोड़ा गया था। इसमें 18 विषय दिए गए जिसपे कानून ये बनाएंगे। नगरीय शासन 1 जून 1993 से प्रभावी। वो कब प्रभावी हुआ था? तो ये कब था? 24 अप्रैल 1993, और ये 1 जून 1993। इसके भी 3 स्ट्रक्चर हैं। बड़े शहरों के लिए जैसे 10 लाख प्लस जनसंख्या, वहां पे क्या बनेगा? नगर निगम। कितने झारखंड में? 9। नगर परिषद 21 है, जहां पे 5 से 10 लाख आमतौर पे अमूमन जनसंख्या है, और नगर पंचायत छोटे शहरों के लिए होता है, ये है 20। अब नगर निगम में होते हैं महापौर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, महापौर एक होते हैं, उप महापौर भी इनकी सहायता के लिए। ठीक, ये तो आपको पता होगा। नगर परिषद है 21, यहाँ पे सभापति, इनकी सहायता के लिए एक उप सभापति। सबका कार्यकाल 5 साल होगा। याद रखिएगा ये सचिव है नीचे वाले, ऊपर वाले अध्यक्ष हैं। तो जो भी अध्यक्ष जो हमारे द्वारा इलेक्टेड होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल। और ये तो बाकी सरकारी, जैसे मैं बीडीओ की बात करूं, डीडीसी, इनका कार्यकाल थोड़ा होगा, ये तो सरकारी होते हैं ना। तो सभापति की सहायता के लिए उप सभापति। यहाँ पे कौन होंगे? आयुक्त यानी कमिश्नर, इनका अलग कमिश्नर होता है। ठीक है, नगर पंचायत 20 हैं, और ये इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और फिर ये अधिशासी कोई अधिकारी होते हैं वो होते हैं। संबंधित अनुच्छेद इनसे संबंधित जो है, आर्टिकल 243 का थ या क्यू ये कहता है नगर पालिकाओं का गठन। आर्टिकल 243 का थ के बाद क्या है मुझे भी नहीं पता, याद नहीं आ रहा। नगर पालिकाओं की अवधि है ना, ये अब मैं देख के बता दूंगा कभी। चलिए, आर्टिकल 243 का म या वाई है ना, म या वाई ये है वित्त आयोग के बारे में। किसके बारे में? वित्त आयोग। वित्त आयोग होगी तभी तो काम चलेगा ना। आर्टिकल 243 का ठीक है, इसमें है निर्वाचन के बारे में कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। अब आते हैं संविधान की 5वीं अनुसूची, गैर जो यहाँ पे जो अनुसूचित अधिसूचित जो है उनके बारे में। जब यहाँ पे SC ST है उन तो वो कई तरह से बटे हुए हैं, कई जगहों पे इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए 5वीं अनुसूची की बात की गई। 5वीं अनुसूची की बात कैसे की गई? भाग 10 में आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये कहा गया है, आमे त्रिमी, याद रखिएगा, आमे त्रिमी, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मी से मिजोरम।
ठीक है। तो ये 4 राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों के शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में आर्टिकल 244 का एक खंड कहता है। आर्टिकल 244 का खंड 2 कहता है इन 4 राज्यों में ये लागू होता है। ठीक, तो 205वीं अनुसूची क्या कहता है? संविधान की जो 5वीं अनुसूची है कहता है कि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रशासन और नियंत्रण बिल्कुल अलग तरह से किया जाएगा। भारत में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो डिफरेंट और ये डिफरेंट। ठीक है, तो इतनी बातें यहां पे हैं। मैंने कोशिश किया है एक वीडियो में पूरा समाहित करने का, तो आप इसको देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होइएगा। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि झारखंड में जितने भी तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं उनके बीच ये सबको शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, ताकि सभी को ज्यादा से ज्यादा ये बेनिफिट मिले। ठीक है, इतना काम आपको करना है। दूसरी बात, आपका एक और इंपॉर्टेंट काम है। इस वीडियो को एक बार देखा, आप याद नहीं हुआ, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, इससे आपका एकदम पॉलिटी आपके दिमाग में आ जाएगा। और जब भी एग्जाम का टाइम है उसके पहले जब आप रिवीजन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप सभी इस पे मेहनत करेंगे, काम करेंगे और इसको अपने दिमाग में लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।